हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 विषय विज्ञान उपविषय रसायन विज्ञान पार्ट 1 का ये वीडियो का भाग 2 है और पार्ट चल रहा हमारा आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब विस्तृत वर्णन तो इस चैप्टर का अधिकांश पीछे हो चुका है, किंतु इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है वो वाला टॉपिक रह गया है और कुछ अंतर रह गए थे। इस टॉपिक में आज हमें क्या क्या जोड़ना है इस वीडियो में वो देखेंगे ध्यान से। कुछ मुख्य बिंदु मैंने आपको नोट करा दी पहले ही। तापमापन, तापमापी के प्रकार, फिर उन जिन तापमापियों की हम बात करेंगे उनका क्या आपस में रिलेशनशिप है वो देखेंगे। उन पर एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। गैसों को द्रवीकरण, गुप्त ऊष्मा के प्रकार, फिर बाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों से पहला टॉपिक हमने लिया है ताप क्या है, अंग्रेजी में बोल देते हैं टेम्परेचर। ताप जैसे आप जानते हो कि कोई दिन ठंडा है, गर्म है, तो आप कहते हैं भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ताप एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना करते समय ये महसूस करते हैं कि कौन सी अधिक गर्म और कौन सी कम गर्म है। अर्थात उनके वास्तव में भौतिक अवस्था में उनके गर्माहट और ठंडेपन का एहसास जिस राशि से हम करते हैं वह राशि तापमान कहलाती है या ताप कहलाती है। अब तापमापन क्या होता है? जिस भौतिक राशि को हम ताप कह रहे हैं इसको किस माध्यम से, किस युक्ति से नापें उसे तापमापी कहेंगे। और यह प्रक्रिया, ताप नापने की प्रक्रिया तापमापन कहलाएगी। ताप समझ में आया? तापमापन, ताप को नापना, तापमापी जिस युक्ति से ताप नापते हैं। अब बात यह आती है कि ताप नापने की युक्ति कौन सी, तो तुरंत दिमाग में पहुंचता होगा, या आपने कभी देखा जो आपको बुखार या आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक थर्मामीटर लगा करके क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है। अब ये टेम्परेचर चेक करने के अब वर्तमान समय में कैसे डिवाइस आ गई हैं, जैसे थर्मल इंडक्शन होता है, थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा आपके शरीर का बॉडी टेम्परेचर चेक कर लिया जाता है। पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में जो है तापमापी बनाने की एक विशेष विधि थी। उसमें क्या करते थे, एक कांच की नली लेते थे। कांच की नली में एक बारीक बाल के समान हेयर लाइक एक क्या होता था, खाली स्थान, अर्थात नली के बीच में छिद्र होता था। इस छिद्र में एक छोटे नीचे स्थान पर पारा भर दिया जाता था और नीचे से बंद कर दिया जाता था। एक सेंसिटिव मेटल जो ज़्यादा ताप के प्रति सुग्राही होती है उसको जोड़ दिया जाता था। फिर इस कांच की नली को आइस बिंदु अर्थात बर्फ बिंदु पर रख दिया जाता था। बर्फ बिंदु कैसे बनेगा, एक बड़ा बर्तन लेते थे, उस बर्तन में बर्फ के टुकड़े डाल देते थे और उसमें इस कैपिलरी को खड़ा कर देते थे। अब जो पारा इस नली में भरा हुआ है वो पारा सुकड़ करके बिल्कुल अपनी निम्न स्थिति में आ जाता था और उस बिंदु को हम 0 डिग्री सेल्सियस लिख लेते थे। अब उसके बाद इस नली को हम भाप अर्थात उबलते जल में खड़ा करते थे। तो क्या करते थे, पहले जल लेंगे, जल को गर्म करने के लिए एक विधि लेंगे जिससे जल गर्म हो जाए, जिससे कि जैसे स्टोव। अब हम यहां से इसमें ये पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। जब जल उबलने लगे, भाप बनने लगे, तो समझ लीजिए एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि पारा अपने अधिकतम स्थिति में इस नली में सिकुड़ कर रह जाएगा, अर्थात फैल कर रह जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। उस बिंदु को निशान लगा लेते थे और ऊपर से नली को बंद कर दिया जाता था। हम जानते हैं बर्फ जो सिकुड़ता है या बर्फ अपनी ठोस अवस्था में आता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है और जो भाप बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस नली के 0 से 100 भाग अर्थात 0 बिंदु से 100 वाले बिंदु तक बीच में जितने भाग हुए वो 100 भाग बैठेंगे। उन 100 भागों को बांट लिया जाता था। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा था। चूंकि ये जो थर्मामीटर बनाने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये सेल्सियस ने दी थी, इसलिए इसको सेल्सियस पैमाने के नाम से जाना जाता है। फिर ऐसे ही फ़ारेनहाइट ने बनाया और केल्विन ने बनाया। फ़ारेनहाइट ने जो 0 बिंदु लिया वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया
अर्थात न्यूनतम बिंदु 32 डिग्री लिया और उच्चतम बिंदु लिया 212। अब सेल्सियस में तो 100 भाग हैं, 0 से यहां तक 100 भाग हैं। फ़ारेनहाइट ने जो किया वो यहां से लेकर के 32 से 212 तक 180 भाग आए। और कैसे आए ये भी देख लें ध्यान से। 212 में जब आप 32 घटाएंगे तो 0 ही रह गया। जब यहां से आप भाग देंगे, कैरी लेंगे, दहाई लेंगे तो 10 की दहाई होती, 10 रहे 11 हो गए, 11 में से 3 गए 8 रह गया, यहाँ 1 रह गया, 180 भाग हो गई। ये 32 से लेकर के 212 तक 180 भागों में बटा हुआ होता है। अब केल्विन ने भी इसी प्रकार से एक पैमाना बनाया। अब पैमाना क्यों बनाते गए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इन्होंने निम्नतम बिंदु लिया 273.15 केल्विन। लगभग हम इसको 273 केल्विन के नाम से जानते हैं, जनरली इसको लेते हैं हम, क्योंकि ये 0.5 से कम है। अब ऊपर तक इन्होंने जो भाव बिंदु लिया, उच्चतम बिंदु लिया, वो 273 में हम 100 भाग जोड़ देंगे तो 373 आ जाएगा। तो इसमें 100 भाग हैं, इसमें 180 भाग हैं, इसमें भी 100 भाग हैं। अब जब तक हमें तापमान 0 से 100 तक नापना होता था तो हम इसका यूज करते थे, सेल्सियस ने दिया था ये पैमाना। जब हम 100 से ऊपर की बात करते थे तो हमें बड़े पैमाने की जरूरत पड़ती थी, तो 32 से 212 तक की हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और यदि हम उच्चतम और ताप चाहिए था तो हम केल्विन से इसको नाप सकते थे। तो तापमान की आवश्यकता अनुसार इन साइंटिस्टों ने अपने नाम पर पैमाने बनाए। सेल्सियस ने सेल्सियस पैमाना बनाया, फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट पैमाना बनाया और केल्विन ने केल्विन पैमाना बनाया। मैंने इस पैमाने पर अपने जो दैनिक जीवन में यूज होने वाले तापमान हैं उनको मैं दिखाया है। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है, जल का हिमांक बिंदु सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पर होता है 273 डिग्री। अब कक्ष का ताप जनरली रूम टेम्परेचर ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में आएगा आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में इसको बोलेंगे 298 केल्विन। शरीर का तापमान जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, जिस पर हम स्वस्थ माने जाते हैं, वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पैमाने में। फ़ारेनहाइट होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। डॉक्टर थर्मामीटर में आप देखेंगे उसमें जो फ़ारेनहाइट में भी लिखा होता है। और ये आपका 310 केल्विन केल्विन ताप में। अब यदि हम करें जल उबलता भाप बिंदु पर अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन में यहां से दिखा देंगे। 100 डिग्री पर जल का क्वथन अर्थात भाप बनकर उड़ना, 212 पर जल उबलने लगेगा फ़ारेनहाइट में और केल्विन में 373 पर। अब ये तो बात थी आपके इन तीनों पैमाने के बारे में तापमान शो करने की। किंतु तापमान शो करने के साथ साथ इन तीनों पैमानों का रिलेशनशिप कैसे याद किया जाए ये बहुत समस्या रहती है। और बच्चों को इससे एक न्यूमेरिकल भी आता है। जब न्यूमेरिकल आता है तो हमें इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहिए। तो मैं इसको साइड में बनाऊंगा, ठीक है, फोकस यहीं पर रहेगा, देखेंगे। अब मेन चीज क्या है, हेडिंग हमारा डल जाएगा सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट, एवं केल्विन पैमानों में संबंध। देखिए याद करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम इसका रिलेशनशिप बनाएंगे। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमने क्या लिया, पहला पैमाना सेल्सियस लिया, ठीक है, बराबर लगा देंगे। फिर हमने कौन सा पैमाना लिया, फ़ारेनहाइट लिया, फिर अपॉन लगा देंगे। फिर देखें केल्विन लिया हमने, इक्वल लगा देंगे। अब ये देखिए कि केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कुल कितने भागों में बटा हुआ पैमाना है। ये पैमाना 100 भागों में बटा हुआ है, तो आप चुपचाप इसमें 100 से भाग दे दीजिए। अब ये देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना कितने भागों में बटा हुआ है,
मैंने कहा था ये 180 भागों में बटा हुआ है, मैंने ऊपर सॉल्व कर दिखाया, ठीक। तो ये 180 से भाग दे देंगे यहां पर। अब ये देखिए कि केल्विन पैमाना कितने भागों में बटा हुआ है, 273 और 373 बीच में केवल 100 भाग आएंगे, तो ये 100 भाग यहां पर लिख देंगे। अब ये देखना है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान अर्थात जो निम्नतम तापमान है इनके कौन कौन से हैं। भाई सेल्सियस का तापमान है 0 तो -0 लेके चलेंगे, फ़ारेनहाइट का 32 तो -32 कर देंगे इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये 0 से 32 ज्यादा है, 32 घटा दो। ये केल्विन पैमाना 0 से 273 ज्यादा है, 273 घटा दीजिए 0 पा जाएगा। अब एक बात और देखेंगे, ये तीनों पैमानों का संबंध हो गया, इस और थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 0 घटाएंगे सी में से तो सी रहेगा, F -32 बटे 180 ही रहेगा, ये K -273 बटे 100 रहेगा। किंतु हम ये भी जानते हैं ये सब समान अनुपात में लिखे हुए हैं और इनको सरलतम अनुपात में लिख सकते हैं, ये इक्वल दिखा रखे हैं ना। अभी देखो कि नीचे वाला हर बिल्कुल शुद्ध अंक हैं, इन शुद्ध अंकों को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं भाई। 100, 180 और 100, इन तीनों में एक मासा आ रहा होगा 20, 20 पंजे 100, 20 नम्मा 180, 20 पंजे 100। मैंने इनको 20 से कटिंग कर दिया, 20 पंजे 100, F -32 बटे 20 नम्मा 180 और K -273 बटे 20 पंजे 100। अब इन दोनों का संबंध ये हो गया, इन दोनों का ये हो गया, तीनों में पूरा हो गया। इन तीनों में पैमानों में ये अभिष्ट संबंध हो गया। बच्चों ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक कक्षा 11 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी है, आधारभूत गणनाओं में। अगर ये टॉपिक आप यहां समझ लेंगे तो आगे जाकर इसको दिक्कत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब इन दोनों का अलग अलग रिलेशनशिप हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना पड़ता है तो हमें तीनों में नहीं मालूम पड़ता। कभी सेल्सियस फ़ारेनहाइट मालूम करेगा या फ़ारेनहाइट सेल्सियस में मालूम करेगा, केल्विन सेल्सियस में मालूम करेगा या सेल्सियस से केल्विन मालूम करेगा। मैं इंटरचेंज कराता है तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो मैंने C/5 अलग ले लेंगे, F -32 बटे 9 अलग ले लेंगे, और इसके साथ साथ हम एक काम और करेंगे कि इस वाले पार्ट को इसका ले लेंगे या इसको इसके साथ। हमें इस वाले पार्ट की जरूरत बहुत कम पड़ती है 9th में, इसलिए हम केवल इसको और इसको साथ ले रहे हैं। C/5 K -273 बटे 5, इस वाले पार्ट को हम इसी में चेंज कर देंगे लास्ट में। अब एक बात देखेंगे आप, C की वैल्यू यदि चाहिए, C और F में रिलेशनशिप आ गया, C की वैल्यू चाहिए तो 5 ऊपर ले जाइए आप, 5.9 आ जाएगा, और ये F -32 अलग हो जाएगा ब्रैकेट में। ये रिलेशनशिप आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आ गया। फ़ारेनहाइट पैमाना यदि आपको दे रखा है, सेल्सियस में बदलना हो तो चुपचाप यहां फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देना, सेल्सियस निकल जाएगा, तापमान सेल्सियस में आ जाएगा। अब अगली बात करते हैं, हम कहें कि इन दोनों की बात, इन दोनों में देखना है हर एक जैसा है, 5 से 5 कट जाएगा, C = K -273, ये आपका रिलेशनशिप आ गया C और K में। अगर आपको K की वैल्यू दे रखी है, केल्विन तापमान दे रखा है, 273 घटा दीजिए, सेल्सियस तापमान आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उधर रह जाएगा 273 C के साथ आ जाएगा, तो C + 273 हो जाएगा ये, और K की वैल्यू इस साथ निकल जाएगी। अब आपके साथ ये फॉर्मूला और बनकर तैयार हो गया। यदि हमें F की वैल्यू चाहिए होती तो क्या करते, यहीं से दोबारा से हम यहीं से देखेंगे दोबारा से कि यदि क्या करें, हम 9 यहां ले जाएं तो ये होगा, ये 9/5 C हो जाएगा, और इधर F -32 हो जाएगा। 32 आप इधर ले जाइए, F का आंसर आ जाएगा, मतलब F = 9/5 C + 32। ये वैल्यू आपकी बनकर के तैयार हो गई F में। अगर आपके पास सेल्सियस तापमान दे रखा है, फ़ारेनहाइट में आंसर निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
अब मैं इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखिए, आपके एनसीईआरटी में प्रश्न डाल रखा है कि सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में बदलना, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना। अब ये टॉपिक इस प्रकार के आएंगे तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बता देता हूं। जब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास तापमान दे रखा 300 केल्विन, सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो मैंने एक यहां पर के लिए थोड़ा रूप लिख दिया, केल्विन तापमान 300 डिग्री, तो सी में वैल्यू क्या होगी। सूत्र मैंने अभी आपको समझाया था कि जब हमें सी की वैल्यू निकालनी हो तो सी इजकल टू होता के माइनस 273, तो सी इजकल टू के माइनस 273, और के आपके पास कितना है 300 माइनस 273, तो ऐसे रहेगा। अब घटा देंगे, 300 में से 273 घटा दीजिए, 10 में से 3 गए 7, ही रह गया 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 0, अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया। ये आपका आंसर हो गया। सी इक्वल टू 27 लिख देंगे, या लिख देंगे क्या, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, शॉर्टकट में लिख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। अब मैं एक प्रश्न और लेता हूं इसी में, एक प्रश्न लेता हूं 573 सेल्सियस है के में आंसर निकालना, अर्थात तापमान सेल्सियस में रखा है और तापमान निकालना केल्विन में। तो सूत्र संबंध आपको मैंने बता रखा पहले से ही, क्या, जब के का मान निकालना हो तो के इजकल टू सी प्लस 273, तो सी की वैल्यू आपके पास कितना है 573 प्लस 273, फॉर्मूला जुड़ जाएगा। ठीक भाई, ना जोड़ लीजिए, 3 3 6, 7 7 14 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 3 3 6, 7 7 14 हासिल 1, 5 2 7 1 8। इस तरह से आप तापमान जो आ गया केल्विन में आ गया 846 केल्विन। अब इस बार टॉपिक मैं आपको नया जोड़ देता हूं टॉपिक, इसमें गैसों का द्रवीकरण क्या होता है। बच्चों एक बात ध्यान रखने की है कि जब कहीं पर दाब बढ़ता है, ध्यान रखना है आपको, और ताप कम रहता है, गैसों के लिए बोल रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि हमारा टॉपिक सिलेबस में गैसों जुड़ा हुआ है। तो जब किसी गैस को किसी पिस्टन में भर देते हैं, ठीक, सिलेंडर में भर देते हैं, और पिस्टन को सिलेंडर से जो जुड़ी होती है दबाते हैं, तो गैस के अणु बहुत नज़दीक आना प्रारंभ हो जाते हैं, और दाब बढ़ाते रहने से स्थिति ऐसी आती है कि गैस के अणु बहुत कम से कम आयतन में आ जाते हैं और द्रवित हो जाते हैं, मतलब वो लिक्विड में बदल जाते हैं। गैसों की यह प्रक्रिया द्रवीकरण कहलाती है। और ये द्रवित गैसें हमारे कहाँ कहाँ काम आती हैं, ध्यान देने वाली बात है। घरों में आपके एलपीजी सिलेंडर आता है, ठीक, उसमें भी ये गैसें द्रवित करके, अर्थात कम ताप अधिक दाब बढ़ा करके द्रव में बदल करके सिलेंडरों में भेजी जाती हैं। सीएनजी जो ऑटो रिक्शा चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें भी ये प्रक्रिया लगाई जाती है। अब आज के समय आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही होगी, उसमें भी क्या होता है, गैसों को, ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाइड अर्थात तरल रूप में बदल दिया जाता है, और सिलेंडर जो है उपयोग के लिए अस्पतालों को भेज दी जाती है। तो गैसों का द्रवीकरण आपको समझ में आने के लिए मैं एक आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, वो आप जरा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए एक ये बर्तन, सॉरी एक पिस्टन है, सिलेंडर बोलेंगे पहले, पिस्टन इसमें लगा देंगे अभी बाद में। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, बेलनाकार आकृति से मतलब सिलेंडर का होता है, ये ध्यान रखना फिजिक्स केमिस्ट्री में। और यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दी गैस भरने के बाद। पिस्टन क्या है, ऊपर से दबाव दे नीचे उड़ाने वाली एक युक्ति है, और
हम जब इसमें दबाव डालेंगे तो गैस के जो अणु होंगे वो अपने कम से कम आयतन में आने की कोशिश करने लगते हैं। ये गैस के अणु हैं, अनियमित गति होती है इनकी। ठीक, जब इस पर दाब पड़ेगा, अब तो ये सामान्य स्थिति है, ये सामान्य स्थिति है गैसों की। जब इसमें हम दाब बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन नीचे को उतर के आएगी। जब पिस्टन नीचे उतर के आएगी तो बच्चों यहां पर दाब के लिए हमें बाट दिखाने पड़ेंगे। बाट लगते दिखा दिए। ये गैस के अणु अपने कम से कम आयतन में आने की कोशिश करने लगेंगे आयतन घटने की वजह से। जब इसमें और दाब बढ़ाया जाएगा तो स्थिति एक ऐसी आ जाएगी कि ये जो पिस्टन है, दाब बढ़ने से पिस्टन के इस सिलेंडर में उपस्थित जो गैस है वो तरल अवस्था में आ जाती है। ये द्रवीकृत गैस है। यहां पर दाब बढ़ाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कुछ बाटों की संख्या। यहां हमने ये बाट रख दिए हैं जिससे कि ये दाब बढ़ता जा रहा है और गैस के अणु अपने द्रव अवस्था में बदल गए। इस स्थिति में गैसों को अधिक दाब और कम ताप पर द्रवों में बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया गैसों का द्रवीकरण कहलाती है। एलपीजी, सीएनजी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर वगैरह जो आप देखते हैं वो उनमें यही प्रक्रिया लगाई जाती है। चलिए, गुप्त ऊष्मा एक टॉपिक आएगा। अब गुप्त ऊष्मा क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त माने छिपी हुई, ठीक, ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था जब भौतिक कारक जैसे ताप या दाब, ठीक, चेंज कराए जाते हैं तो पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था को, इस पदार्थों की अवस्था बदलने की क्रिया को ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं, चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब यह ध्यान रखना है कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो अपनी अवस्था बदलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी सोखता है। तब तक सोखता है जब तक कि उसके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल ना जाए। जितनी ऊष्मा वो एनर्जी, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी क्षमता को ही बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। जैसे ठोस को द्रव में लाएंगे तो ठोस तब तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक कि वह द्रव में नहीं आ जाता। इस गुप्त ऊष्मा को हम बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। अर्थात गुप्त ऊष्माएं दो प्रकार की पढ़ाएंगे हम आपको यहां पर, गलन की गुप्त ऊष्मा और एक द्रव से भाप बनने वाली अर्थात वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जब ठोस पदार्थ को, या बर्फ की हम बात करेंगे यहां पर, बर्फ से द्रव बनाएंगे तो बर्फ से द्रव बनने की जो गुप्त ऊष्मा है वो 3.34 गुणा 10⁵ जूल प्रति केजी होती है। 3.34 गुणा 10⁵ जूल प्रति केजी होती है। अब अगली बात करते हैं हम, कौन सी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगर हम द्रव को भाप में लाना चाहते हैं तो वह भी भाप में तभी पहुंचेगा जब तक कि उसके अणु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। जब तक पहुंचेंगे तब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, एनर्जी सोखता रहेगा। अब जितनी वो एनर्जी सोखता है वह एनर्जी होती है 22.5 गुणा 10⁵ जूल प्रति केजी। यहां पर अब ऐसी स्थिति में वह हो जाएगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, हो जाएगी 22.5 गुणा 10⁵ जूल प्रति केजी। अर्थात 1 किलो द्रव है, उसको भाप में बदलना चाहेंगे तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी जूल। 1 किलो बर्फ है, द्रव में बदलना चाहेंगे तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी द्रव में लाने के लिए। चलिए, अब
इस टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक जुड़ जाएगा बाष्पन और क्वथन में अंतर। देखिए बाष्पन क्या होता है पीछे बता चुका हूं मैं, किंतु मैंने आपसे कहा था कि बाष्पन और क्वथन दिखने में तो एक जैसे होते हैं, प्रक्रिया तो एक जैसी दिखाई देगी, किंतु दोनों में भिन्नता भी है। भिन्नता कैसे है ये समझने वाली बात है। देखिए बाष्पन जो होता है वो किसी द्रव की ऊपरी सतह से प्रारंभ होता है, जो वायुमंडल की गर्मी अर्थात ऊष्मा या ताप ग्रहण करके प्रारंभ होता है। मान लिया एक बर्तन में हमने द्रव भर दिया है और वायुमंडल में भर के छोड़ दिया है। यहां पर जब हम सूर्य को रखेंगे तो सूर्य से आने वाली एनर्जी इस पर पड़ेगी और इसकी सतह से जो ऊपरी सतह है इन अणुओं की एनर्जी बढ़ जाएगी और ये धीरे धीरे एनर्जी लेकर के भाप में बनना प्रारंभ हो जाएंगे और वायुमंडल में विलीन होने लगेंगे बाष्प के रूप में। तो ये देखना है कि जो ये प्रक्रिया कहलाती है यह बाष्पन कहलाती है। और बाष्पन के समय केवल हमें ये देखना है क्या दिखाई भी दे रहा है कि ऊपरी सतह से बाष्पन प्रारंभ होता है। अब ये समझ आई कि बाष्पन क्या है। बाष्पन वायुमंडल में उपस्थित द्रवों पर ताप के प्रक्रिया द्वारा ऊपरी सतह से होने वाली प्रक्रिया है, जो द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में पदार्थ जाना प्रारंभ हो जाता है। अब मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं कहें कि क्वथन की, क्वथन में द्रव से भाप बनता है और बाष्पीकरण में द्रव से भाप बनता है, किंतु अंतर क्या है दोनों में, बात ये मेन है। तो मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं, यहां पर एक बर्तन हमारे पास है और मैंने इस बर्तन को जो है ठीक एक स्टोव पर रख देता हूं मैं। लैंप में आपने देखा होगा स्पिरिट लैंप, ठीक। मैंने इसमें ये हमने जो है सैंड डिस्क किया और पदार्थ रख लिया जिससे कि इसे हीट मिल सके। मैंने इसमें द्रव भर दिया और जैसे ही मैं द्रव भरूंगा इसमें और इसमें ऊष्मा का प्रवाह ये संचार करूंगा तो ये धीरे धीरे गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा। तो ये देखना है कि ऊष्मा कहां से जा रही है, तली से जा रही है, नीचे वाले स्थान से जा रही है और ये द्रव यहां वाले ऊष्मा को ग्रहण करके धीरे धीरे ऊपर जाने प्रारंभ होंगे। ऊपर जो द्रव है का भाग है उसमें उपस्थित द्रव की जो ऊर्जा ठीक है वह ऊर्जा धीरे धीरे इनकी ऊर्जा तो घट जाएगी, हल्के हो जाएंगे, अपने ऊष्मा पा करके अणु हल्का हो जाता है, ऊपर में जाता है और ये नीचे जाएंगे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी, एनर्जी लेके अणु ऊपर जाता रहेगा, ऊपर से नीचे आएगा। ये प्रक्रिया इस प्रकार ऐसे हो जाएगी कि स्थिति ऐसे जाएगी पूरे बर्तन में ये अणुओं का आवागमन हो जाएगा। इस स्थिति को बोलते हैं उबलना, द्रव उबलना प्रारंभ हो जाएगा। अब जब उबलेगा तो अणु बहुत तेजी से गति करेगा, एनर्जी पा करके उसकी इतनी गति ऊर्जा बढ़ जाती है अणु की कि वह अपने परिवेश को छोड़ करके ऊपर वायुमंडल में जाना प्रारंभ हो जाता है भाप के रूप में। अब बात ये रही कि हमने देखा कि दोनों में अंतर क्या है। प्रक्रिया यहां ऊपरी सतह से स्टार्ट हुई, ये प्रक्रिया बर्तन के प्रत्येक भाग से स्टार्ट होती है। जिस अणु ने एनर्जी ज्यादा सोख ली वह अपने द्रव से गैस अवस्था में आने को फिट हो गया है, लालायित हो गया, तो वो किसी भी भाग से यहां से किसी भाग से छूटकर एनर्जी लेकर बाहर वायुमंडल पहुंच जाएगा। ये प्रक्रिया केवल सतह से स्टार्ट होती है, ये सतही प्रक्रिया है, ये बर्तन के प्रत्येक भाग से स्टार्ट होती है, ठीक। अगली बात, ये धीमी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तेज गति से होती है। ये प्रक्रिया वायु की गति पर निर्भर करती है। ये प्रक्रिया वायु गति पर निर्भर नहीं करती, ये ताप पर निर्भर करती है। वायु की गति पर निर्भर होती है ये नहीं होती है। अब इन तीन एग्जाम्पल पर मैंने आपको अंतर के रूप में समझा दिया। अब बाष्पन और क्वथन मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंतर भी आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट में जरूर रख दिया जाता है या हाफ अर्ली या एनुअल में रख दिया जाता है कि बाष्पन क्वथन में क्या अंतर है। तो देखिए
आपका टॉपिक ये मैंने जो है यहां तक ले लिया है। अब तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत वैल्यूएबल है। कक्षा 9th का लेवल इस प्रकार का है कि यदि आप बड़े होने के पश्चात किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आज की वीडियो से समझता हूं 4-5 प्रश्न जुड़े हुए मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट दीजिए और आने वाले समय के लिए तैयार रहिए। थैंक्स।